हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बड़े कम लोग हैं यार आज तो, धीरे धीरे ज्वाइन सर कर। पहली क्लास है। कल लगी नहीं क्या? ये हाँ जी बेटा, कल की क्लास में मैंने क्या कोई आपको क्वेश्चन दिया था? यस सर। यस सर। ओके, क्या था क्वेश्चन? पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? एक प्लेन की इक्वेशन निकालना है विच इज पासिंग थ्रू 2,3,4 2,3,4 2,3, और पैरेलल दिया था दो लाइंस के लिए ना। x equals to 2y equals to 3z। क्या कह रहे हो? x equals to 2y equals to 3z थी एक लाइन, दूसरी और थी दूसरी 2x equals to 5y equals to z। इक्वल्स टू जेड। यस सर। ओके, तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? x/1, दिस इज y/2 एंड दिस इज z/1/3। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे? x/2, y/1/5, z/1। तो दीज आर टू लाइंस जिनके पैरेलल प्लेन होना है और इस पॉइंट से पास करना है जी, राइट। तो मान लीजिए ये प्लेन है, इसके अंदर ये पॉइंट 2,3,4 तो लाई कर ही रहा है और इसमें एक वेरिएबल पॉइंट पी भी हम लोग मान लेंगे विच इज x, y, z। तो इसमें कौन कौन से, अब ये जो प्लेन है ये एक फर्स्ट लाइन के भी पैरेलल है, दिस इज लाइन 1, और ये कोई सेकेंड लाइन है जी, इसके भी पैरेलल है जी। तो इसमें कौन कौन से जो वेक्टर्स हैं वो हम लोग बोल सकते हैं कोप्लेनर? x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 4 और उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो लाइंस के। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर विच इज x-2 y-3 z-4, और साथ में ये लाइन L1 का सिर्फ डायरेक्शन, वो जो वेक्टर होगा डायरेक्शन वेक्टर होगा वो तो इस प्लेन के अंदर बोला ही जा सकता है क्योंकि वो फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शंस एंड सेकेंड लाइन के डायरेक्शंस, इनका एसटीपी आप करेंगे 0 के बराबर। ओके, यस सर। यस सर। सर हाँ जी। सर आपने फर्स्ट वाली लाइन के अंदर 6 से डिवाइड कर देते और सेकंड वाली लाइन में 10 से डिवाइड कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं थी ना? नहीं नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। इसको सिंप्लीफाई करके आपको प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फॉर्म चलते हैं जी। आई थिंक 7 फॉर्म्स पढ़ ली थी हम लोगों ने, ये 8th है। यस सर 7 पढ़ी। यस सर 7 पढ़ ली थी। नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। passing through a point and perpendicular to two given planes। अगर आपको दो प्लेन दिए गए हैं और आपने एक थर्ड प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके बारे में बोला गया है कि वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? एक मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेन है जो कि आपको दिया गया है और ये सेकेंड प्लेन है, ये दोनों प्लेन्स आपके गिवन प्लेन्स हैं।
और आप इस डायग्राम से थोड़ा ये रिलेट करिए कि जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो किस टाइप का होगा। आप इसमें विजुअलाइज करिएगा, इसमें इसे देखिए। मान लीजिए ये दोनों प्लेन आपके, ठीक, ये दोनों प्लेन, ठीक। तो आपने जो थर्ड प्लेन निकालना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए इसके एग्जैक्टली ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर? यस सर। Yes, sir. कि अगर आप ये बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ये वर्टिकल वाला प्लेन अगर आप बना लेंगे तो ये दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा इस टाइप से, राइट। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो भी उसके भी परपेंडिकुलर होगा, जो ये टेढ़ा प्लेन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आपको बेसिकली चाहिए एक ऐसा प्लेन जो कि इन दोनों गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो। तो अगर वो जो प्लेन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनके नॉर्मल वेक्टर, जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो गिवन प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। गिवन प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर्स आएंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो, सिंस द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर to the given planes, therefore normal vector of required plane will also be perpendicular to given, perpendicular to normal vector of given plane. तो अगर आपको दोनों प्लेन्स की इक्वेशन पता है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों के नॉर्मल वेक्टर आप जानते हो, और जब दोनों के नॉर्मल वेक्टर आप जानते हो तो आपने क्या करना है? आपने एक ऐसा नॉर्मल वेक्टर निकालना जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकाला जाएगा? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे। Therefore, normal vector of required plane will be n1 क्रॉस n2, और यहाँ पे n1 n2 क्या है? आर दी नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ गिवन प्लेन। तो बेटा अगर आपको ये नॉर्मल वेक्टर रिक्वायर्ड प्लेन का मिल गया है तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग इस प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकल के आएगी? कि आपको पॉइंट क्योंकि पता है पॉइंट ए विच इज ए वेक्टर इज गिवन, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट। तो जो वेरिएबल पॉइंट है वो आप आर वेक्टर मान लेंगे। लेट पी बी आर वेक्टर, देयरफॉर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर वो उस प्लेन के अंदर लाई करेगा, यस सर। और
नॉर्मल वेक्टर जो उस प्लेन का है वो क्योंकि n1 क्रॉस n2 है तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स r माइनस a n1 n2 ये सब क्या हो गए, कोप्लेन। सेटअप आपका हो गया, STP हो गया 0 जी। ओके सर मेरे को वो वाला समझ नहीं आया सर, नॉर्मल वेक्टर वाला पॉइंट। देखिए हम लोग, आप इसको ऐसे देखो, मान लीजिए ये दो प्लेन है, यस सर। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ जी सर। तो जो बेस वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन यस सर, ऊपर की तरफ। और ये वाला जो है कॉपी वाला, इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, ये उसके पैरेलल हो जाएगा नीचे वाले के। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ये दोनों, यस यस सर। प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है, यस सर, समझ गया। ठीक है। थैंक यू सर। अब अगर मैं इस प्लेन को ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, इस प्लेन को ऐसा थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, सर अब नहीं होंगे। अब इन दोनों प्लेन्स के बीच का जितना एंगल होगा, मान लीजिए 60 उतना हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर के बीच का। इन दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा सर। 60 डिग्री है। यस सर, थैंक 60 यू डिग्री सर। आएगा। यस सर, समझ गया। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका टेढ़ा वाला प्लेन है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आप क्या बनाएंगे, इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर बनाया, इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर बनाया, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल भी कितना हो गया, 60 हो 60 गया। चाहे डिग्री। 120 बोल दो, मतलब वो तो एक लाइन की तरह ट्रीट किया करके हम लोग बोल सकते हैं कि भी दो एंगल हमेशा बन के आ जाते हैं। तो अगर ये Yes, 60 डिग्री है तो हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में देखा जाए तो इन दोनों प्लेन्स के एक्यूट एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। 60 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला पॉइंट आगे जाके पढ़ेंगे कि प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है वो सेम होता है जो उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ओके यस सर। तो अगर आपको एक ऐसा प्लेन चाहिए जो कि गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर के भी नॉर्मल वेक्टर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके सही है। यस सर। हाँ जी, ये फॉर्म समझ में आई है सबको। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्लेन। passing through 2 points and perpendicular to a given plane। अब यहाँ पे आपको पॉइंट 2 दे दिए हैं, प्लेन 1 दिया है। पिछले वाले में पॉइंट 1 दिया था, प्लेन 2 दे दिए थे। मान लीजिए ये गिवन प्लेन है और ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है जी, जो कि इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज गिवन प्लेन, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन। अब अगर ये रिक्वायर्ड प्लेन है तो इसके अंदर एक पॉइंट ए लाई कर रहा होगा, दूसरा पॉइंट बी लाई कर रहा होगा, और इसी प्लेन के अंदर एक पी पॉइंट भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे विच इज आर वेक्टर। और ये जो गिवन प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, ऐसा होगा क्या, इस प्लेन में ही होगा। इसका नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअल में क्या ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल बोला जा सकता है ना। Yes, sir. जो गिवन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल होगा,
वो पैरेलल बोले या उस प्लेन के अंदर बोले, बात तो एक ही है ना। यस सर। डायरेक्शन की बात करेंगे वो तो फ्री फिर उसी वेक्टर्स प्लेन के अंदर होते है ना, फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इस नॉर्मल वेक्टर को आप चाहे यहाँ पे ड्रॉ करते, चाहे यहाँ पे ड्रॉ करते, चाहे यहीं पे ड्रॉ कर ले, तो बात तो एक ही होती ना। नॉर्मल वेक्टर तो Yes. सबके लिए सेम ही होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे अब आपको 3 वेक्टर मिल जा रहे हैं, विच आर कोप्लेनर। कौन कौन से? ST एक AP आर vector, माइनस ए, बी माइनस ए और एक PB वो vector. एन वेक्टर। आर कोप्लेनर। Yes, sir. therefore Yes, r minus a, A minus B, b minus a, B minus n वेक्टर। a माइनस b बोल दो, b माइनस a बोल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका एसटीपी 0 हो गया। ओके, समझ में आया है? आ गया सर। तो इसके ऊपर कोई बेस्ड दो क्वेश्चंस करते हैं। सर इसमें याद रखने लायक तो कुछ भी नहीं था सारी फॉर्म्स में। मैं आपको याद रखने के लिए कुछ कह भी नहीं रहा। मैं आपको है ना, अभी भी आप ये मान के चलो कि मैंने जो 8-9 फॉर्म्स कराई हैं, इसके अलावा भी और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं ये अलग अलग फॉर्म इसलिए करवा रहा हूं ताकि अभी अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको सोचना आसान हो जाएगा। करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपको जब थ्योरी के स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि हर एक जगह पे हम लोग कर यही रहे होंगे कि भाई आपने कोई 3 वेक्टर्स कोप्लेनर दिखाने हैं या फिर कोई 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपने 0 दिखाना है। डायरेक्शन आपका हर जगह पे वही चल रहा होगा। तो इसमें इन सब में कुछ खास फर्क नहीं है। आप अगर मैं ये ना भी कराता तो भी आप कर सकते थे, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ता। तो वो कुछ कुछ मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ और आ जाता है, कुछ और इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो आप लोग इनमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि भी कौन से 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर बनाना चाहिए। ओके, पर्पस सिर्फ इतना ही है मेरा, कि अब मैं अगर करवा दूंगा तो आपको थोड़ा याद रह जाएगा कि भी हाँ जी ऐसे देखा जाता है, ऐसे वेक्टर्स बनाने होते हैं। ये कोई भी रिजल्ट आपने याद नहीं रखना है। 8 फॉर्म का जो रिजल्ट बनाया, 9th का बनाया, कल की क्लास में 5th 6th 7th का बनाया, कोई भी फॉर्म आपने याद नहीं रखना है, सिर्फ उनको समझना है, एक दूसरे के साथ को रिलेट करना है। करिए बेटा ये दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया सर। ओके गुड। जैसे ही 1,1,-1 है ना हाँ पॉइंट। जी,
17x plus 2y minus 7z minus 26 is equal to 0. यस सर फर्स्ट का यही यस है। सर यही है। ओके यस सर यही आ रही है। फर्स्ट में हमने क्या बनाया था, r माइनस ए n1 n2 इन सब का STP 0 करना है, राइट। r माइनस ए मतलब x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1, n1 मतलब 1 2 3, n2 मतलब 2 माइनस 3 4, इसका STP 0 करना है। 8 का ये रिजल्ट आया था। यस सर। r माइनस ए n1 और n2 इनका STP 0 कर दीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकंड हो गया सर। ओके जी, बाकी लोग भी करिए। सर हो गया सेकंड। ओके सर आपसे एक चीज पूछनी थी, 2 पॉइंट जो होते हैं बोलो बोलो। सर, जैसे हम पीए और एबी को करते हैं हमेशा से, अगर हम पीए और पीबी को करें तो सर रिजल्ट सेम में आएगा। बिल्कुल सेम आएगा। पीए और पीबी को मैं क्यों नहीं करता, पीए और पीबी को मैं क्यों नहीं करता, वहां पे 2 लाइंस में वेरिएबल आपको दिखेंगे। यस सर। कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहेगी इसलिए नहीं करता, अदरवाइज ये नहीं कि वो गलत है। ओके सर। ओके यस सर। देखिए मेरी जो कोशिश रहती है वो ये है कि भी कम से कम कैलकुलेशन में है ना बात बन जाए, इसलिए अगर आपका 3 पॉइंट भी दिए थे, आपको सबसे पहला वाला फॉर्म में आप याद करो कि जब आपको 3 पॉइंट भी दिए थे ए बी सी, तब प्लेन निकालना था, तो पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट लिया, तो मैंने एपी एबी और एसी बना दिए। क्यों? क्योंकि एपी में वाली में तो आपको वेरिएबल दिखेंगे, बाकी में सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट दिखेंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखेंगी। कैलकुलेशन करना आसान है। नहीं तो करने को तो मैं ये भी कर सकता था, पी ए पी बी पी सी, वो भी तो कोप्लिनर ही है, यस सर। सेम आंसर यस आएगा। सर। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी उससे, तो उसको फायदा नहीं है। So second का 2 5x plus 2y minus 3z equal to 70. ओके यस सर यही आ रहा है सर। यस सर। यस सर। क्या है जी, यस प्लेन के अंदर आप एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड मान लेंगे, उस पॉइंट से आप फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये क्या होंगे, कोप्लिनर होंगे, सॉरी माइनस में। तो इसको सॉल्व करके आप प्लेन की इक्वेशन निकाल लें। यही एसटीपी बनाया। यस सर यस। आगे चलते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी है और उसके पैरेलल एक प्लेन की इक्वेशन आपने निकालनी है, तो क्या तो कैसे करना है।
देखो ये सर यहाँ उसके पे डी जो की जगह रिजल्ट के आएगा ना, रिप्लेस। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल जो आपने 2D में स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली वही रिजल्ट यहाँ पे बन के आएगा। मान लीजिए आपको जो गिवन प्लेन है वो है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अगर वेक्टर फॉर्म में भी दिया होगा तो आप इसको इस फॉर्म में लिख के तो आ ही सकते हो, है ना। तो आप प्लेन को इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा जी? रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा? ax प्लस by प्लस cz प्लस d डैश इक्वल टू 0। सिर्फ कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा। अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके सिर्फ कांस्टेंट में फर्क पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z सब बराबर आएंगे, जैसा कि आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं 2D में, कि अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, एक लाइन है, उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपने लिखनी है, तो आप क्या बोलते हो? ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कर लो जी। कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y तो सेम रहेंगे, बस कांस्टेंट फर्क पड़ेगा। सेम वो बात प्लेन के लिए है यहाँ पे 3D में। रीजन, दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम है। दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम होना पड़ेगा जब दोनों पैरेलल है प्लेन्स। Yes, sir. Yes, sir. अगर गिवन प्लेन ax प्लस by प्लस cz है, मतलब उसका नॉर्मल वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck होगा, तो रिक्वायर्ड प्लेन का भी तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ai प्लस bj प्लस ck। दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x a, कोफिशिएंट ऑफ y b, कोफिशिएंट ऑफ z को c होना पड़ेगा। ओके, समझ में आया है? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स की। फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था ना? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन के बारे में थोड़ा सा पहले तो ये जान लो कि मीनिंग क्या है। मीनिंग भी ऑलमोस्ट वही है जो आपने 2D में लाइंस के लिए पढ़ा हुआ है। मान लीजिए ये दो प्लेन आपको दिए गए हैं, ये दो प्लेन आपको दिए गए और आपने वो सारे प्लेन्स कैलकुलेट करने हैं जो कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। दैट मींस ऐसे सारे प्लेन्स जो कि जिसके साथ इसका जो कॉमन लाइन है ये वाला, वो सारे के सारे प्लेन्स में भी क्या हो, ये लाइन कॉमन रे। कॉमन हो जी। दैट मींस कौन से वो प्लेन्स हो जाएंगे? क्या ये वो प्लेन्स हो जाएंगे? यस सर। सर एक और बार दिखाना, दिख नहीं रहा था। सबको रिलेट हो रहा है? यस Yes, sir. यस सर। जो कॉपी के अलग अलग पेपर होते हैं, इन सारे पेपर्स को अगर आप है ना प्लेन्स की तरह ट्रीट करो तो ये सारे के सारे जो कॉमन है उन सबका कॉमन चीज क्या है? ये लाइन है। तो बेसिकली आप वो सारे प्लेन्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि दो गिवन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करें। ठीक, तो मान लीजिए जो आपको गिवन है दो प्लेन्स विच आर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, जिसको मैं p1 प्लेन बोल देता हूं, एंड सेकेंड प्लेन इज p2। Therefore, all the planes, equation of all the planes passing through the intersection of
P1 and P2 are, क्या होगा P1 P1 plus lambda time P2. बिल्कुल लिखेंगे, दैट मीन्स A1x plus P1y plus C1z plus D1 in plus lambda times P2 तो यहाँ पे जैसे जैसे आप लैम्डा बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्लेन नया मिलता रहेगा, लेकिन इन सब में खास बात क्या होगी कि वो सारे के सारे प्लेन्स क्या होंगे, उस पर्टिकुलर लाइन को जरूर कंटेन करेंगे, यस सर। पर्टिकुलर लाइन से जरूर पास करेंगे। रीजन भी जो जो वहां पे 2D में हम लोग लाइन के लिए पढ़ते हैं, सेम रीजन है कि यहाँ पे भी ये जो कॉमन चीज है, ये जो कॉमन चीज है वहां पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करके देख लो। कॉमन चीज मतलब ये लाइन, या अब इस लाइन के अंदर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करके देख लो। अगर आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, P1 में भी लाइक कर रहा है, P2 में भी लाइक कर रहा है, तो मतलब वो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 वाली इक्वेशन में भी तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो P1 को भी 0 बना देगा और P2 को भी 0 बना देगा, राइट? सबको समझ में आ रहा है फैमिली ऑफ प्लेन्स? यस सर। यस सर। Yes sir. यस सर। सर आपने एंड में क्या कहा था? मैंने कहा है कि ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2, ये कहां से आया, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि P1 P2 का जो कॉमन लाइन है उस पे आप कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से कंसीडर कर लो। ये P1 है, नीचे वाला P2 है, इसमें कॉमन चीज क्या है, ये लाइन है जी। अब इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई भी पॉइंट सोच लो, ठीक है, जो कि इसके अंदर लाइक कर रहा होगा, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट क्योंकि इन दोनों प्लेन्स में लाइक कर रहा है, दोनों के इंटरसेक्शन से मिला है, तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, जब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P1 की इक्वेशन में डाले जाएंगे तो P1 की इक्वेशन को भी 0 बनाएंगे, और सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर P2 की इक्वेशन में डाले जाएंगे तो उसको भी 0 बनाएंगे। यस सर। यस सर। तो जब ये P1 P2 दोनों को 0 बनाएंगे तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 अगर आप कर देते हो तो वो भी तो 0 हो ही जाएगा। यस सर। ओके, तो इस तरीके से आप एक जनरल प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से निकाल रहे हो कि वो सारे के सारे प्लेन जो कि इनके कॉमन लाइन से पास करें। अब अगर आपको उन इनफाइनाइट प्लेन्स में से कोई एक यूनिक प्लेन कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या दिया गया होगा, एक अनदर इंफॉर्मेशन दिया गया होगा। वो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप में हो सकता है, आपको ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करें, तो आप क्या करेंगे, ये लैम्डा टाइम्स वाली इक्वेशन बना के उसमें जो थर्ड पॉइंट आपको दिया गया होगा कि इस पॉइंट से पास कर रहा है उसको सेटिस्फाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल के प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे। यस। आपको ये भी हो सकता है कि भाई उसका नॉर्मल वेक्टर ऐसा होना चाहिए, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर ये वाला वो जो प्लेन है वो इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट कि अब वो ये जो इनफाइनाइट प्लेन्स बन रहे हैं, इनफाइनाइट प्लेन्स में से अगर आपको कोई यूनिक प्लेन निकालना है तो आपको फर्दर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं जी।
करिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। करिए बेटा पहले ये दोनों क्वेश्चंस। थ्री एक्स प्लस टू वाई 3x plus 2y minus 2 is equal to 0. ओके 3x plus 2y is equal to 8 आया है सर। Three x plus two y equals to 8. 8 yeah sir 8. Yes, sir. Yes, sir. Five x minus 6y plus 2z equal to 0. हाँ जी फर्स्ट का आंसर क्या आया? 3x plus 2y is equal to 8. ओके एक बार देख भी लेते हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन पास करना है तो भाई उसकी इक्वेशन क्या होगी। पहले तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो इनको आप एक्स वाई जेड वाले फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें अगर आप लिख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें लिखनी। तो x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 दिस इज द फर्स्ट प्लेन। सेकेंड प्लेन क्या है? लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन करी है, आप लोग थोड़ा सा अलग से दोबारा से लिख के कर लीजिएगा, ठीक है।
दिस इज फर्स्ट प्लेन, दिस इज सेकंड प्लेन, तो वो एक ऐसा प्लेन जो कि इन दोनों से पास करेगा तो वो ये वाला होगा। अब आपको इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले ये तो सारे के सारे प्लेन निकाल लिए, लेकिन उसमें से आपने आपको एक यूनिक प्लेन चाहिए विच ऑल्सो हैज टू पास थ्रू 2 1 -2, दैट मीन्स 2 1 -2 यहाँ पे आप सेटिस्फाई करा दोगे। तो 2 -2 2 1 -2, तो 1 -2 मतलब +2 -5 प्लस लैम्डा 2 1 -2। हाँ जी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2 इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है आपका -6, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, राइट? लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है ना? इक्वेशन क्या आ गई? 3x + 2y, z खत्म हो गया, -5 -8, दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन बहुत जा रही है, लैम्डा की वैल्यू बता दें। लैम्डा की वैल्यू बता। लैम्डा बता दो। 9/7 आ रही है लैम्डा। सर -29/7। -29/7. यस सर। यस सर, -29/7। ओके, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन मिलेगा वो क्या होगा? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन होना चाहिए जो कि 5x + 3y + 6z - 8 = 0 इसके परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करोगे? Dot product 0. नॉर्मल वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट करेंगे और Dot 0। 0. यस सर। बिल्कुल ठीक है। So दोनों प्लेन्स का आप नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर लोगे। पहले का तो लैम्डा के टर्म्स में ही आएगा, दूसरे का तो सिंपल टर्म्स में दिया ही गया है। तो दोनों प्लेन्स के आप नॉर्मल वेक्टर निकाल लोगे और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे। तो पहले का नॉर्मल वेक्टर क्या है? टू लैम्डा +1 आई क्या, लैम्डा +2 जी क्या, माइनस लैम्डा +3, ठीक है, राइट? एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ सेकंड प्लेन 5y bj 6k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो ये 5 2 लैम्डा +1 3 × लैम्डा +2 6 × माइनस लैम्डा +3। ठीक, यही इक्वेशन बनी है। यस सर। yes sir. यहाँ से आप लोग कह रहे हो कि यस लैम्डा की सर। वैल्यू -29/7 आ रहा है। तो यही लैम्डा की वैल्यू वापस से आप इस प्लेन की इक्वेशन इनपुट करके आप इस प्लेन को कैलकुलेट करिए।
करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। x minus 2y plus 3z plus 7 is equal to 0. बस 10 की जगह 7 आ जाएगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. इसके पैरेलल अगर कोई प्लेन होना है उसे ऐसा होना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x y z उसे तो सेम रहेंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बदलेगा। और इस प्लेन को क्योंकि 2 3 -1 से पास होना है तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो लैम्डा कितना आ रहा है? 7. 7. 7. नेक्स्ट दो प्लेन्स का जो कॉमन लाइन है उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखिए ऑल्दो हमने बात कर ही लिया है कि अगर आपने ये दो प्लेन्स आपको दिए गए हैं और आप इनके कॉमन लाइन के बारे में बात करना चाह रहे हो, इसकी इक्वेशन निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? x हमने को वो y के टर्म्स में लिखेंगे, z को भी। बिल्कुल जो हमने वो सिमेट्रिक फॉर्म वाला पार्ट पढ़ा था कि भाई आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और आपने उसे सॉल्व करके एक कॉमन लाइन निकालनी, तो आप क्या करते हो? आपको ये जो दोनों प्लेन्स दिए गए होंगे, मान लीजिए ना, तो ये कॉमन लाइन निकालने के लिए आप क्या करोगे? फिलहाल जो z है उसको भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लोगे और x और y में दो रिलेशन बना लोगे इन टर्म्स ऑफ z। तो फिर x और y दोनों को z के टर्म्स में इन इक्वेशन से कैलकुलेट कर लोगे। जब x और y दोनों z के टर्म्स में आ गया तो उसका फिर रिवर्स कैलकुलेट कर लेते हो कि भाई z को x और y दोनों के टर्म्स में, सेम चीज को आप दोनों के टर्म्स में आप कैलकुलेट कर लोगे और फिर आप तीनों को इक्वेट कर देते हो, तो वो आपको सीधा सीधा वो लाइन बता देगा। तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट solve x and y in terms of z, and then z in terms of x and y, then equate all the terms। देखिए अगर आपको ये प्रॉपर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तब तो आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन कई बार हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उस लाइन की डायरेक्शन निकालना ही होता है। तो आप ये भी समझिए कि ये डायरेक्शन हमें कहाँ से मिल सकती है, बिना ऐसा किए हमें ये डायरेक्शन किसी और तरीके से भी मिल सकती है। वो क्या होगा? इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर, दोनों के नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट कर Yes. देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, कि मान लीजिए ये n1 वेक्टर है पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और ये n2 वेक्टर है जो कि दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब ये जो लाइन है, ये लाइन पहले प्लेन के अंदर लाई कर रही है। जब पहले प्लेन के अंदर लाई कर रही है तो मतलब पहले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा।
Yes, sir. सेम तरीके से ये जो लाइन है ये दूसरे प्लेन के अंदर भी लाई कर रही है, तो दूसरे प्लेन का भी जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब मैं इस लाइन के बारे में क्या बोल सकता हूँ कि दिस लाइन हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ द n1 एंड n2 वेक्टर्स। दैट मीन्स इस लाइन का अगर मुझे डायरेक्शन वेक्टर निकालना है या डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो वो कैसे मिल सकते हैं? मैं दोनों का के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भी n1 क्रॉस n2 आपको क्या देता है। अगर आपको दो प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर पता है तो n1 क्रॉस n2 आपको क्या प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ कॉमन लाइन क्या होंगे? n1 क्रॉस n2। ओके, अब इसमें मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दूं। आपको ना एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन आता है कई बार। मान लीजिए ये जो प्लेन है ना, ये जो हमने n1 वाला, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। ये जो फर्स्ट प्लेन है ना वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन दे दिया गया है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मतलब आपको बोला गया कि इसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। ये कोई ऐसा नहीं कि भी एक्स एक्सिस वाला होगा। ये इक्वेशन के हिसाब से तो टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख सकता है, लेकिन आपको बोला गया है कि भाई इस प्लेन को आपने हॉरिजॉन्टली बिठाना है। मान लीजिए ये फर्स्ट जो प्लेन है वो आपको हॉरिजॉन्टली बिठाने को बोला गया है, और आपको फिर बोला जाए और साथ में सेकंड प्लेन तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बना ही रहा होगा, है ना? ये तो कुछ ना कुछ टेढ़ा तो होगा इससे। आपको बोला जाए कि इस सेकंड प्लेन के अंदर कोई एक ऐसी लाइन कैलकुलेट करनी है which is of greatest slope। यहाँ पे लिख रहा हूं लाइन direction ratios of a line having greatest slope। line in plane 2। क्या होगा? प्लेन 2 में कोई एक ऐसी लाइन आपने कैलकुलेट करनी है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करने हैं जो कि ग्रेटेस्ट स्लोप बनाए। और ग्रेटेस्ट स्लोप हमेशा कैसे होता है जी? वो हमेशा बेस से होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है। ये बात आप समझते हो ना? अगर स्लोप वर्ड यहाँ पे यूज किया जाए ना, देखो अगर आप नॉर्मली अगर आप है ना किसी रोड पे चल रहे हो, आपको बोला जाए कि भाई ये थोड़ा ज्यादा स्लोप वाली रोड है या ये कम स्लोप वाली रोड है, तो हम लोग किससे उसको रिलेट करते हैं? वो हॉरिजॉन्टल से रिलेट किया जाता है, राइट। तो इन शॉर्ट आप इसको ये बोल सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उस प्लेन के रिस्पेक्ट में उस प्लेन से सबसे ज्यादा एंगल बनाने वाली लाइन कौन सी होगी? विच हैज टू लाई इन प्लेन 2। कौन सी होगी? एक बार देखते हैं, हम लोग रिलेट करते हैं। मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है, ये आपका टेढ़ा वाला प्लेन है जी। अब आपने क्या करना है? आपने एक ऐसी लाइन निकालनी है जो कि प्लेन 2 के अंदर लाई करे और हॉरिजॉन्टल से सबसे ज्यादा एंगल बनाए। तो आप देखो, क्या मैं कोई ऐसी लाइन बना सकता हूँ? मतलब अगर मैं इसी ये जो कॉमन लाइन है उसी को देखूं तो उसका तो फिर तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल हो गया? 0 हो गया, राइट।
अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ऐसा कर दूं, हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा सा ज्यादा एंगल आए, बात समझ रहे हो? थोड़ा सा और टेढ़ा कर दूं, और ज्यादा आएगा क्या एंगल? हॉरिजॉन्टल के साथ और ज्यादा एंगल आएगा क्या? और ज्यादा कर दूं, तो किस पोजीशन पे इसको रखूं ताकि ये सबसे ज्यादा एंगल बनाए विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन? किस पोजीशन में रखूं? Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर टू द Common line. Common line, yes, sir. हाँ. परपेंडिकुलर टू द कॉमन लाइन। समझ में आया? Yes. Yes. कि अगर आपको इस प्लेन के अंदर, इस टेढ़े वाले प्लेन के अंदर एक लाइन ऐसी कैलकुलेट करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम स्लोप बनाए, मैक्सिमम स्लोप बनाए, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसे इस कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ऑब्वियसली इस प्लेन के अंदर तो लाई करना ही है, साथ में उसे इस कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो अगर कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर, और कॉमन लाइन का वेक्टर क्या था बेटा? कॉमन लाइन का वेक्टर था n1 क्रॉस, N1. और वो जो लाइन है, मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन तो ये vector. कॉमन लाइन के भी परपेंडिकुलर है, और किसके परपेंडिकुलर है? इसे सेकंड प्लेन के अंदर लाई करना है, तो ये n2 वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर होगा ही। Yes, sir. होगा. तो क्या मैं इसे ये बोल दूं कि n1 क्रॉस n2 क्रॉस n2? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ये होंगे उसके डायरेक्शन रेशियोस। सर हाँ जी, n1 क्रॉस n2 से वो वाली लाइन आ रही है ना जो कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है। n1 क्रॉस n2 से कॉमन लाइन आ रही है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कॉमन लाइन। कॉमन लाइन आ रही है आपको n1 क्रॉस n2। हाँ ठीक है, और वो n2 के परपेंडिकुलर होगी। हाँ जो अब आपने जो थर्ड पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन इन प्लेन टू हैविंग द ग्रेटेस्ट स्लोप, वो क्या है? उसे उस कॉमन लाइन के भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और साथ में उसे उस प्लेन का, जिस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस करा दिया, ये कॉमन लाइन की वजह से, और ये इसकी वजह से, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन टू। समझ में आया? आगे चले। सर हाँ जी, आप एक और बार बता दो कि कॉमन लाइन n1 क्रॉस n2 से क्यों आ रही है। क्योंकि उस कॉमन लाइन को प्लेन वन के अंदर भी लाई करना है, तो मतलब वो कॉमन लाइन क्या है, वो पहले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, आ गया आ गया। हाँ जी, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, थर्ड पॉइंट के ऊपर लिख लीजिएगा।
करिए बेटा इसको सर। दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन तो आप निकाल ही लेंगे, है ना, उसको अलग से कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा। ओके, तो आप लोग कर लेंगे। हो गया सर। x minus 2 by 3 equals to y minus 1 by minus 1 equals to z minus 1 upon 1. ओके, इससे बेटा n1 वेक्टर क्या दिया गया है? 4i माइनस 3j प्लस 7, राइट। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर हमारा n1 वेक्टर होता है। जिस प्लेन के अंदर लाई करना है लाइन में, उसका वेक्टर क्या होता है? वो n2 वेक्टर होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप n1 क्रॉस n2 में कैलकुलेट कर लो, या फिर काम ये भी कर सकते हो कि आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लो, उसको सॉल्व कर लो, वो भी तरीका है आपके पास। बट अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि n1 क्रॉस n2 क्रॉस n2, ये आपने फाइनल वैल्यू में, जो कि आपको देगा इस लाइन के डायरेक्शन रेशोस। चलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा ही लेते हैं, मुझे लगता है शायद इससे कैलकुलेशन ज़्यादा आसान रहेगी। तो n1 डॉट n2
इंटू n2 वेक्टर। तो पहले जो मिडल वाला वेक्टर होता है वो बाहर निकालना होता है, बाकी दोनों को माइनस करके। फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा वाला वेक्टर होता है उसे बाहर निकाल देना होता है और इन दोनों का डॉट n2 डॉट n2। तो व्हाट इज n1 इंटू n1 डॉट n2? कितना है n1 डॉट n2? 8 माइनस 3 माइनस 35 कितना होगा? माइनस 30। n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 मतलब 4 5 एंड ये भी 30। तो माइनस 30 तो बेटा यहाँ से कॉमन आ गया, n1 प्लस n2 आ गया, विच इज 6i माइनस 2j माइनस 12। तो ये बेटा आपका आया है उस लाइन का डायरेक्शन। क्या ठीक कैलकुलेट किया मैंने? तो वो 28 नहीं आएगा एन कैप एनुअल? 8 में 65 नहीं सर, ठीक है ठीक है। ठीक आएगा, टी स्क्वायर है। मैंने गलत लिख लिया था। अरे यहाँ पे +2 आएगा ना, यहाँ पे +2 आएगा। हाँ जी, ये सर मैंने वो लंबे वाले मेथड से Yes, किया, ये तो आ सही रहा आ है। रहा था। ये आ रहा है ना? Same answer. ये Yes, सर sir. 3 - 1 Yes, 1 sir. दिया। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? वो उस पॉइंट से पास कर रहा है तो x माइनस 2 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो क्या? माइनस -1 या उसमें से भी क्या 2 कॉमन ले ही लो, -3. Yes. 3 और y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 -1 z माइनस 1 अपॉन 1। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -60 कॉमन ही ले रहा हूँ। तो 3i माइनस k प्लस k। तो इस -60 का तो कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि सब में -60 आएगा, वो कॉमन आके सब में कट जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली लाइन सही। ओके, यस सर। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन अ लाइन। उसको अलग अलग से लिख देते हैं। तो प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है? हमने बात कर ही लिया है। नॉर्मल वेक्टर से एक उनके निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर के बीच बिल्कुल, का डॉट प्रोडक्ट लेके। लाइन को लिख लीजिए। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is equals to the angle between its normal vector। तो इन शॉर्ट अगर आपको किसी भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने को बोला जाए, किसी भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो आपने क्या करना है? आपने उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेना है। तो नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो बहुत ही आसान होता है कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं या उनके बीच का एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है, प्रूव करना है, तो वो आप नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो दो प्लेन्स के बीच के एंगल की बात रही। अब हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? तो फिर से उसके नॉर्मल वेक्टर के लॉन्ग ले 190 लेंगे डिग्री से माइनस। और 90 माइनस थीटा कर देंगे जो भी बिल्कुल सही है जी, ऐसा ही करना है। यस सर।
कईयों को विजुअलाइज हो चुका है, कईयों को अगर नहीं विजुअलाइज हुआ है तो देखिए एक बारी कि अगर मान लीजिए ये प्लेन है और ये लाइन है जी, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो आप क्या करें? एंगल निकालना है तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? आप ये वाला एंगल निकालना, ठीक है? प्लेन और लाइन के बीच का अगर आपने एंगल निकालना है तो मेन चीज ये है कि भाई आप ये वाला एंगल निकालें। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो जानते हो ना, ये नॉर्मल वेक्टर होगा, तो इस नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल निकाल लो, दैट मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना। तो नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच का अगर आप एंगल निकालेंगे तो वो क्या होगा? वो प्लेन और लाइन के बीच के एंगल का 90 माइनस होगा। क्या ये सबको विजुअलाइज हो जा रहा है? यस सर। इसको लिख लीजिए, एंगल between a line and a plane is equals to pi by 2 90 degree minus angle between line and normal. Angle between line and its normal. Its plane or normal vector of the plane. ठीक। हाँ जी, ये दोनों चीजें हो जाएंगी। तो प्लेन्स के बीच का एंगल, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। यस सर। तो यहाँ Yes, से sir. इसमें एक हाईलाइट करके एक पॉइंट लिख लो कि भाई एक लाइन एक प्लेन के पैरेलल फिर कब कहलाई जाएगी? जब वो परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल वेक्टर के। जब वो परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल वेक्टर के। therefore a line will be parallel to a plane if the angle between the line and normal vector of that plane is 90 degree। मतलब उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपने जीरो करके दिखाना है। अगर आपने किसी लाइन को किसी प्लेन के पैरेलल प्रूव करना है या आपने जस्ट एक ऑब्जर्व करना है कि क्या ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है? जस्ट उनके नॉर्मल वेक्टर का और उस लाइन के बीच का एंगल निकाल के देख लेना। ओके, सही है। समझ में आया है? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे जब हम लोग एक लाइन और एक प्लेन की आपस की बातें करते हैं तो उसमें अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मान लो आपको ये कोई एक प्लेन दिया गया है और एक लाइन दी गई है, तो इस प्लेन के पैरेलल भी हो सकती है। तो अगर पैरेलल होगी तो फिर उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, वो आप जज कर लेंगे, राइट? सही है। यस। Yes, sir. तो हम लोग क्या बात करते हैं, एक लाइन और एक प्लेन के बारे में बात करते हैं। उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? लाइन कैन बी पैरेलल टू प्लेन। देखिए,
एक लाइन प्लेन के पैरेलल हो सकती है, वो कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल वेक्टर का उस लाइन के साथ एंगल निकाल के आप बता देंगे, जो हमने पहली बात कर लिया है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यही लाइन इस प्लेन के पैरेलल होने के बजाय इस प्लेन के ही अंदर हो, वो कैसे पता लगेगा फिर? मतलब हम लोग इनफाइनाइट। देखिए, ये जो सिर्फ चीज है ना कि अगर आप नॉर्मल वेक्टर और लाइन के डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री प्रूव करा देते हैं, तो आप इससे गारंटी के साथ ये नहीं कह पाएंगे कि लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। लाइन प्लेन के अंदर भी हो सकती है, तो उन दोनों में डिफरेंस हमें कहां से पता लगेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन फिर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? नॉर्मल वेक्टर के यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर का तो लिख नहीं आएगा ना। सोचिए, लाइन कैन लाई आपको उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा क्या? जब आपको लाइन की इक्वेशन पता है तो इसका मतलब आपको एक पॉइंट भी तो पता है ना उस लाइन के लिए। यस से सर। आर वेक्टर ड्रा कर ले। आपको वो पॉइंट अच्छा पता है सर, कि उसको नहीं पता? जनरल पॉइंट डाल देंगे प्लेन की इक्वेशन में और फिर जनरल पॉइंट नहीं, आप उस लाइन का ही पॉइंट डाल दो ना। यस सर, हाँ। हाँ जी उस सर। लाइन के अंदर आपको जब लाइन की इक्वेशन पता है तो आपको उस लाइन के डायरेक्शन भी पता होता है और कम से कम एक पॉइंट पता होता है कि भी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। तो लाइन की डायरेक्शन की हेल्प से तो आपको ये पता लग जाएगा, डॉट प्रोडक्ट वगैरह करा के आपको ये पता लग जाएगा कि लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, मतलब जिसमें दो पॉसिबिलिटी है कि लाइन प्लेन के अंदर भी लाई कर सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। अब इनमें क्या कहाँ से डिफरेंस पता लगेगा कि भी एक्चुअल में पैरेलल है और या फिर प्लेन के अंदर है, कि आप उस लाइन के लाइन में लाई करने वाला जो पॉइंट है ना, अगर वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर होगी। और अगर वो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या होगा? लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। तो लाइन कैन बी पैरेलल टू ए प्लेन, जो कि हमें पता लगेगा लाइन के डायरेक्शन रेशियो। काम करते हैं, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। इसके लिए इंफॉर्मेशन लिख लो कि भी आपने क्या करना है। लाइन अगर पैरेलल टू प्लेन है तो क्या क्या आपको सॉल्विंग करके देखनी होगी, क्या क्या आपको चाहिए होगा। एक तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? पॉइंट इन लाइन should not satisfy the equation of plane। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आप क्या बोल देंगे? लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। अब बात करते हैं लाइन कैन लाई इन प्लेन। इसके लिए क्या क्या होगा? पहली बात तो सेम ही रहेगी जी, कि dr ऑफ लाइन उसका डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन, वो क्या होगा? 0। और दूसरा क्या होगा? पॉइंट इन लाइन should satisfy the equation of plane। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है?
कि लाइन ना तो प्लेन के पैरेलल है ना प्लेन के अंदर है, क्या है जी, लाइन थीटा है, इंटरसेक्टिंग है जी। कैन इंटरसेक्ट प्लेन। तो लाइन अगर प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा फिर तो क्या होगा, उनका सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होगा और डॉट प्रोडक्ट नॉन और डॉट प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो लाइन कैन इंटरसेक्ट ए प्लेन, तो उसमें क्या है, डी आर ऑफ लाइन का डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। वो जीरो नहीं होगा, पहली चीज। तो मतलब ये जब जीरो नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग हो ही जाएगा, सीधी बात। अब जब इंटरसेक्टिंग की बात आती है तो इसमें कई बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोल दिया जाता है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वो निकालना है, आप कैसे निकालोगे? पॉइंट अज्यूम करके उसका रिलेशन निकाल लेंगे दूसरों के साथ और पुट कर देंगे प्लेन की इक्वेशन में। Yes, sir. मान लीजिए ये लाइन आपको दी गई है, विच इज x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, और ये कोई एक प्लेन दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इसमें जनरल पॉइंट डाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला जनरल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये पॉइंट P है जो कि प्लेन के अंदर लाई कर, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection and its coordinates b and its coordinates are x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus b lambda, c lambda। इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला जनरल पॉइंट निकालना है, ठीक है, सही है। Yes, sir. Since this point also lies in plane, therefore जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। देखिए ये कैपिटल में लिखे हैं, ये स्मॉल में लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सी या दोनों बी या दोनों ए बराबर नहीं है। इसमें सेटिस्फाई करा के आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी आपको पॉइंट। तो इस तरीके से आप एक लाइन और अगर एक प्लेन इंटरसेक्टिंग है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेते हो। और इसी में कई बार आपको ये भी दिया जाता है कि भी आपने इसी कंसेप्ट से ना एक काम और भी हो जाता है कि आपको कई बार बोला जाता है इस लाइन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए लाई कर रहे हैं और आपको बोला गया है कि इस ए पॉइंट से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चले तो इस प्लेन में पहुंचने के लिए हमें कितना डिस्टेंस लगेगा। मतलब आपने एपी निकालना है, एपी निकालना है, क्या एपी निकल जाएगा जो आपको पॉइंट आ गया ए, बताइए डिस्टेंस फार्मूला लगा के। यस सर। आपको कई बार ऐसे बोला जाता है कि इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालिए मेजर्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। पॉइंट ए से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालिए मेजर्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। मेजर्ड अलोंग दिस डायरेक्शन मतलब क्या, उस पॉइंट ए से लाइन ही बना लो, लाइन बना लो और उसको चेक कर लो कि वो प्लेन को कहाँ पे कट कर रहा है। तो उस पॉइंट को अगर निकाल लिया तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के वो डिस्टेंस भी निकल जाएगा।
ओके यस सर। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस आप लोग लिख लो। कल की क्लास में क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। कल की क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर अगला हम क्या शुरू करेंगे चैप्टर? कौन सा रह गया? प्रोबेबिलिटी। हाँ सीख तो रह गया, वही तो करना है। और तो नहीं कोई बच्चा? सर Relations. रिलेशंस। वो तो छोटे छोटे टॉपिक है, वो तो चैप्टर होने के बाद करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं। सर वो सिर्फ मेंस के लिए है ना? रिलेशंस हाँ मेंस के लिए ही बोलेंगे हम लोग उसको ना। एडवांस में तो उससे कुछ खास कोई ऐसा कभी बात नहीं पता नहीं है, कुछ कुछ बनता नहीं है। जो भी आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम लोग सब रिवीजन राउंड में कवर अप करेंगे। ओके, तो उसकी आप चिंता ना करें। मैथमेटिकल रीजनिंग भी होगा, स्टैट्स भी होगा, रिलेशंस भी होगा, बोर्ड्स के लिए एलपी भी हो जाएगा। तो हो जाएगा। सर हाँ जी। सर कल ना मेरी वो क्लास ध्यान मेरी राम मेरी मिस हो गई थी, तो आप बता दोगे कि आपने नेक्स्ट डिस्कशन कब बताई है, क्या बताई है? ओके, जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है बेटा मंडे को। और उसमें वेक्टर्स का जो शीट है वो डिस्कस होगा। सब्जेक्टिव लेवल 1, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 एंड ऑब्जेक्टिव लेवल ओके सर। और जो मंडे को। मेरे एक आध डाउट है सर, वो मैं आपको उसी दिन ही ले लूं कि स्पेशल डाउट स्लॉट में आऊंगा? डाउट स्लॉट में आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी इच्छा है। ओके सर। और आप लोगों का जो हम लोगों ने डिस्कशन रिवीजन क्लास रखा हुआ था सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो मुझे पता लगा है कि कल आप लोगों की क्लास शाम को है, तो इसलिए कल तो फिर हो नहीं पाएगा। जो रिवीजन क्लास है मॉर्निंग में आप लोगों का पेपर ही है इसलिए, और इवनिंग में आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। तो जो रिवीजन क्लास है वो हम लोग करेंगे फ्राइडे को एट 3 o'clock पे। ओके, किसी को अगर नहीं सर पता है सर थर्सडे भी 3 to 4:30 फ्री है हमारा। द फ्राइडे ही ठीक है। थर्सडे को मेरी खुद की क्लास रहेगी, फिर वो टाइम पूरा नहीं निकाल पाऊंगा मैं। मेरी खुद की 4:15 बजे क्लास रहेगी, फिर वो आधा अधूरा टाइम सर एक आप पूरा नहीं होगा जब तक। सर एक आप अपना डाउट स्लॉट बता दो, नेक्स्ट कब है? मेरा फोन खराब हो रखा है एक्चुअली। नेक्स्ट डाउट स्लॉट तो एक सेकेंड मैं आपको बता दूं। पहले एक दो क्वेश्चंस लिख लो आप, इससे अगर कोई है तो। हाँ एक बार।
ये दोनों कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप आ सकते हो आज पूछ लीजिए 3 बजे। अनंत ओके सर। कितने बजे है सर? 3 बजे। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।